मेरा नाम मिताली है। हमारी मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता कुछ अजीब होते हैं, या ऐसा कहूँ कि शायद मेरे ही थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं एक ऐसे घर में जाऊं जहां कोई ना हो तो मैं वहां पर राज करूंगी। अब उन्होंने मेरी शादी भी एक ऐसे घर में ही की थी जहां पर मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। ननद, सास, ससुर, ऐसा कोई झंझट ही नहीं था। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर सास ससुर को बहू अच्छे से समझे तो वो भी आपके माता पिता ही होते हैं। मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि मैं ऐसे घर शादी करके जाऊं जो परिवार भरा पूरा हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरी किस्मत में नहीं था। मम्मी पापा इस बात से बहुत खुश थे कि मेरे ससुराल में कोई नहीं है। यही बोल रहे थे कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत खुश हो रखेगा तुम्हें। लड़का तो क्या ही था, 42 साल का एक अधेड़ उम्र आदमी था और साथ ही एक बेटे का बाप भी था। उस आदमी का नाम सुबोध था। अपने लिए बीवी तो वो शायद ही ढूंढ रहा था, पर वो अपने बच्चे के लिए एक नर्स जरूर ढूंढ रहा था, बीवी के रूप में। लेकिन मेरी मम्मी पापा को ये बात नहीं समझ आ रही थी। उन्होंने बस ये देखा कि बड़ा सा घर है और मेरी शादी उस घर में कर दी, यही सोचकर कि हमारी बेटी को तो अब सब सुख मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को हर सुख मिले। मेरे माता पिता भी यही चाह रहे थे। मैंने भी उनकी पसंद के मुताबिक ही शादी कर ली थी, क्योंकि बचपन से यही सीखा था कि बेटियां अपने माँ बाप की हर बात मानती हैं। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। शादी बेहद सादगी से हुई थी, ना कोई धूम धड़ाका था, ना ही ढोल। रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया था। ये सब मेरे पति की फरमाइश पर हुआ था, क्योंकि उनको शोर शराबा पसंद नहीं आया करता था। शायद वो अपनी बीवी की यादों से अब तक निकल ही नहीं पाए थे। उनकी बीवी की मृत्यु आज से 10 साल पहले किसी हादसे में हो गई थी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई और उसके बाद मैं घर पहुंची। ना ननद थी, ना कोई सास। एक अजीब गहरा सन्नाटा था उस घर में। कोई बड़ा था ही नहीं जो सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देता। हमेशा से मैंने यही सोचा था कि एक पूरे संपन्न परिवार में मेरी शादी हो, लेकिन जो आप सोचते हैं वैसा हो ये जरूरी नहीं। शाम का समय हो गया था। विनोद मुझे अपनी गाड़ी से लेकर अपनी हवेली ले गए, पर वो तो आज भी इतने ज्यादा बिजी थे कि वो मुझे घर के बाहर ही छोड़कर कहने लगे कि अंदर चली जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। अंदर जाओगे तो तुम्हें रीमा मिलेगी। मैंने कहा रीमा कौन? तो कहने लगी कि वो हमारी नौकरानी है। उनके शब्द घमंड से भरे हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, उन्होंने गाड़ी शुरू की और वो निकल गए। मैं वापस मुड़ी अंदर हवेली में जाने के लिए। इससे पहले कि दरवाजा खटखटाती, दरवाजा एक खूबसूरत सी 20 साल की जवान लड़की ने खोला। बहुत सुंदर थी वो, ऐसी सुंदरता कि मुझे भी उसे देखकर जलन होने लगी थी। साथ ही साथ मन में अजीब अजीब ख्याल भी आने लगे थे। मैं उसे देखकर यही सोच रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की उनके खुद के घर में है, उसके बाद भी उनको शादी करनी थी। लेकिन खैर, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। बीवी ने खानदानी और महबूबा सुंदर चाहिए होती है, पर शादी तो अब हो चुकी थी, तो इन सब बातों का कोई मतलब था ही नहीं। रीमा शक्ल से ही बहुत चालाक और तेज तर्रार लग रही थी। अगले ही पल मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, उस दिन से ही मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत है। यहाँ एक कमरे से अजीब अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थी। मेरा ध्यान उस तरफ गया। रीमा ने जब देखा कि मैं उस कमरे की तरफ देख रही हूँ, तो जानबूझकर उसने तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ध्यान तो उसी कमरे की तरफ ही था। वो बार बार मुझे कह रही थी कि बेबी जी मेरी बात सुनिए, पर मेरा ध्यान उस कमरे पर ही लगा हुआ था। मन तो कर रहा था कि उससे पूछ ही लूं, लेकिन आज मेरा पहला दिन था। मैं पहले ही दिन घर में कोई तमाशा या बहस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद वो मुझे मेरे कमरे में ले गई और मुझे बेड पर बैठने के लिए कहा और खुद कमरे से बाहर निकल गई। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी, चीखों की आवाज और तेज हो गई। मैं तो सोचती ही रह गई कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। एक तो इतना ज्यादा सन्नाटा है यहाँ, ऊपर से इतनी तेज आवाज। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 2 बज चुके थे और बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी, पर अब तक भी वो नहीं आए थे। कुछ देर बाद मेरी आंख लगने ही वाली थी कि दरवाजे पर एक हलचल महसूस हुई। सामने से वो अंदर आ रहे थे। मेरे मन में कोई ना तो खुशी थी और ना ही कोई अरमान। अरेंज मैरिज जो हुई थी मेरी, मैंने तो बस अपने माँ बाप की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। मेरे पति मेरे करीब आकर बैठे और उनकी आंखों में कुछ अलग सा ही दिख रहा था मुझे। शायद उन्होंने भी ये शादी अपने जज्बातों को पूरी करने के लिए नहीं की थी, बल्कि वजह कुछ और ही थी। मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो,
मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है और ना ही मैं तुमसे किसी तरीके की झूठे वादे करना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शादीशुदा जिंदगी में मुझसे कोई उम्मीदें मत रखना। मैंने तो ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है। मेरा बच्चा कुछ अजीब हरकतें करने लगा है। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं समझता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी। मैंने उन्हें जवाब दिया कि आप परेशान मत होइए, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा इतना कहना था कि उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई मुझे। वो कहने लगे, बस मुझे ही तुमसे यही सुनना था। देखो, तुम पढ़ी लिखी हो और मेरा मानना है कि पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। मेरा बच्चा कुछ अजीब हरकतें करने लगा है। हमेशा अपने कमरे में सोता रहता है। रात को लगभग 7 बजे से दोपहर 1-1 बजे तक सोता है। उसका ध्यान रखने के लिए सिर्फ रीमा ही है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। कुछ भी है, पर वो है तो एक नौकरानी ही। नौकरानी कभी भी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती। इसलिए अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मेरे दिमाग में तो रीमा का चेहरा घूम रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी और जिस तरीके से वो घर में रहती थी, वो कहीं से भी इस घर की नौकरानी तो नहीं लग रही। ऊपर से उसका तेज तर्रार व्यवहार, जैसे वो ही इस घर की मालकिन है। मैंने ये बात उनसे कही नहीं थी। आज ही मैं शादी करके आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि पहले दिन से ही मैं घर में दखलंदाजी करूं। मैंने ये बात सोच ली थी कि मैं बेटे को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। शायद अपने पति के दिल में बसने का रास्ता भी यही था। उसके बाद हम दोनों सो गए। सुबह जब नींद खुली तो कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं उठकर बेड पर बैठी ही थी कि कमरे का दरवाजा बजा। दरवाजे पर रीमा थी। मुझे कहने लगी, बेबी जी आपका नाश्ता लगा दूं? उसके चेहरे पर नागवारी मुझे साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सब चीजें मजबूरी में कर रही हो। मैंने उससे पूछा कि छोटे साहब कहाँ हैं? तो वो कहने लगी कि वो तो अभी सो ही रहे हैं। जब वो सोकर उठेंगे तो मैं उन्हें खुद ही नाश्ता करवा दूंगी। उसके लहजे में एक अकड़ थी, जैसे वो उस बच्चे को मुझसे दूर रखना चाहती हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता बनाओ, मैं आती हूँ। नहाने के बाद जैसे ही बाहर आई, मुझे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने फटाफट से कपड़े बदले और बाल बांधते हुए बाहर आ गई। आवाज अचानक आनी बंद हो गई। ये आवाज है शायद रीमा की ही थी। वो किसी से बात कर रही थी। जब मैं किचन की तरफ गई तो मैंने देखा कि एक 12 साल का लड़का बहुत ही सहमा हुआ खड़ा था। रीमा उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसको ऑर्डर दे रही हो। उस बच्चे को देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसके गालों पर बड़े प्यार से हाथ लगाया और उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सोहन है। वो कहते ही डरते डरते हुए जवाब दे रहा था। मैंने उसे कहा, बेटा आपको मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं ना, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। आप मुझे माँ कहना। वो बड़ी ही अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। आगे उसने कहा कि माँ, क्या आप सच में मेरा ख्याल रखेंगी? मैंने उसे कहा, हाँ, हमेशा। तुम बहुत प्यारे हो। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आपको भी मेरी सारी बातें माननी है। अगर आपको सही बताऊं तो बच्चा था ही इतना प्यारा कि उससे किसी को भी प्यार हो जाए। बहुत मासूम था वो। उसके बाद रीमा के ना चाहते हुए भी मैंने और सोहन ने साथ में ही नाश्ता किया। मुझसे थोड़ी बातें करने के बाद सोहन थोड़ा सहज लग रहा था। मैं ये बात तो समझ चुकी थी, सोहन की ऐसी हरकतों के पीछे हो या ना हो, रीमा जरूर है। अब बस मुझे ये जानना था कि आखिर वो करती क्या है। मैंने धीरे धीरे सोहन के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया, पर मैंने हमेशा ये देखा कि जैसे ही मैं उसके कमरे में जाती थी, वो दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाता था, जैसे वहां कोई खजाना दबा हो। मैंने ये बात बहुत बार नोटिस की थी। मुझे यकीन था कि ऐसी जरूर कोई बात है जिसे सोहन मुझसे छुपाना चाहता है। जब मैं रीमा और सोहन दोनों पर ही नजर रखने लगी थी, मैं चाहती थी कि मुझे पता लगे कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। आखिर एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था। मुझे दिख रहा था कि रीमा का रवैया मेरे साथ बदलता जा रहा था। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि सोहन मेरे आसपास ही रहे, लेकिन फिलहाल तो उसके स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मुझे दिख रहा था कि मेरे आने के बाद सोहन में काफी बदलाव आए थे। अब वो कुछ सहज नजर आता था, खेलता भी था। मेरे पति भी सोहन में बदलाव को देखकर काफी खुश थे। एक दिन अचानक मुझे अपने मायके किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। उस दिन सोहन कुछ उदास दिख रहा था, पर मेरी भी मजबूरी थी। कुछ दिनों बाद जब मैं घर वापस आई तो सोहन का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। काफी परेशान दिख रहा था वो। मैंने उससे बहुत पूछा, पर उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उस समय मैं काफी थकी हुई थी तो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद जब सोकर उठी तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
जब सोहन के कमरे में जाने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे समझ नहीं आया कि इतने छोटे बच्चे का दरवाजा अंदर से बंद करने का क्या मतलब था। मैंने उस कमरे के चारों तरफ देखा तो मुझे कमरे की एक खिड़की खुली हुई दिखाई दी। जब वहां से अंदर देखा तो मुझे यकीन हो गया कि उसके ऐसे व्यवहार के पीछे रीमा का ही हाथ था। वहां पर रीमा सोहन के ऊपर बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी और वो बिल्कुल सहमा हुआ चुपचाप बैठा हुआ था। रीमा बहुत गुस्से में लग रही थी और वो बेचारा बच्चा एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोल पा रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो उसे इतना ज्यादा डरता क्यों है। गुस्से में मैंने उसका दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। रीमा ने बहुत घबराते हुए दरवाजा खोला और उसके चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई साफ दिख रही थी। सोहन बहुत रो रहा था, उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। मैंने रीमा को बहुत गुस्से से देखा और उसे कहा कि निकलो यहां से। मैं सोहन के कमरे के अंदर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। बेहद मासूम बच्चा था वो। मैंने उसे कहा कि बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो। सोहन अपने दूसरे हाथ से तकिए की मदद से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गई थी कि उस तकिए के नीचे जरूर कुछ है। मैंने उसे कहा कि बेटा मेरे पास आओ, लेकिन वो उस तकिए से हाथ हटाना ही नहीं चाह रहा था। मैंने जबरदस्ती उस तकिए को उसके हाथ से खींच लिया। उसके नीचे जो मुझे दिखाई दिया उससे मैं हैरान रह गई। वहां बहुत सारा मेकअप का सामान रखा हुआ था। एक बहुत ही बारीक सा दुपट्टा भी था। वहां सोहन अपनी नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। मैंने उसे कहा कि ये क्या है, किसने दिया तुम्हें ये सब। वो मुझे कहने लगा कि ये सब मुझे रीमा आंटी लाकर देती हैं। अब तो मुझे रीमा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इस तरीके की चीजें डालने का मकसद क्या था। मैं भागती हुई रीमा के कमरे में गई पर वो वहां नहीं थी। मैंने उसे घर में इधर उधर ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं वहीं उसका इंतजार करने लगी। आखिर जाती कहाँ वो। गुस्सा मुझे इतना ज्यादा आ रहा था कि बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा था। ये कैसा खेल खेल रही थी वो इस बच्चे के साथ। काफी देर हो गई थी इंतजार करते हुए पर वो नहीं आई। शाम को जब मेरे पति आए तो रीमा मुझे उनके साथ अंदर आती हुई दिखाई दी। अपने पति के होते हुए मैं रीमा से बात नहीं कर सकती थी। अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं था तो मैं कैसे ही अपने पति के सामने उसको कुछ भी कहती। वो सालों से यहाँ नौकरी कर रही थी, शायद वो मेरी बात मानते भी नहीं। अब ज्यादातर समय वो मेरे से दूर ही रहती थी। मैंने सोहन का पूरा कमरा छान मारा। मुझे उसके कमरे में बहुत सारी लड़कियों के कपड़े और मेकअप मिला। मैंने सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया। अब बारी सोहन की एक अच्छी परवरिश की थी। मैं उसे हमेशा अपने साथ ही रखती थी। उसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियां सुनाती थी, खिलाती पिलाती थी। इस बात से मेरे पति भी बहुत खुश हो रहे थे। रीमा भी मुझसे कब तक ही छूटती। एक दिन तो उसे मेरी पकड़ में आना ही था। आज ही वो दिन था। मैंने उसको वो सब चीजें बताई जो मुझे सोहन के कमरे से मिली। मैंने उसे कहा कि अब तुम मुझे खुद ही सब कुछ सच बता दो कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो। आगे की कहानी आप रीमा की जुबानी ही सुनिए। वो कहने लगी कि हम 2 भाई बहन थे। भाई तो अपनी शादी होने के बाद बीवी लेकर हमसे अलग हो गया। अब सिर्फ मेरी माँ और मैं बची थी। माँ जैसे तैसे काम करके और अपना और मेरा पेट पाल रही थी। उन्होंने इसी बंगले में नौकरी कर ली थी। मैं और मेरी माँ हम दोनों ही बहुत मन लगाकर यहाँ पर काम कर रहे थे। कुछ समय बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि साहब की नजरें हमेशा मुझ पर ही रहती थी। उनकी ऐसी नजरों से मुझे डर लगने लगा था। वो हमेशा मेरे आसपास रहने की कोशिश करते थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया था कि तुम उनके सामने कम आया करो, पर ऐसा हो ही नहीं पाता था। किसी न किसी बहाने वो मुझे अपने पास बुला ही लेते थे और अपने ज्यादातर काम के लिए भी वो मुझे ही आवाज लगाते थे। उनके इतने करीब होने से मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करते थे। अब उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया था। उन्होंने मेरी माँ को कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब भला मेरी माँ को क्या परेशानी हो सकती थी। मेरी माँ ने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा कि इतने बड़े घर में अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। साहब ने मुझसे शादी हर किसी से छुपके की थी। मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं ऐसे छुपकर शादी नहीं करना चाहती, पर उन्होंने कहा कि वो अभी किसी को नहीं बता सकते, कुछ समय में वो सबको बता देंगे। मैंने भी उनकी बातों पर भरोसा कर लिया था। अब शादी क्योंकि सबसे छुपके करी थी तो वो इज्जत तो मुझे मिलनी ही नहीं थी। मुझसे शादी करने के बाद वो मुझे दूसरे शहर ले गए और एक मकान लेकर दिया। बहुत बड़ा घर था वो, नौकर भी थे वहां। मेरी शादी के बारे में 2 या 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था। साहब ने लगभग 7-8 महीने मुझे वहीं पर रखा। उसके बाद वो मुझे वापस घर यहीं ले आए क्योंकि यहाँ पर मेरी ज्यादा जरूरत थी। वहां पर उन्होंने 7-8 महीने मेरे साथ एक पति पत्नी की तरह ही गुजारे। सब कुछ किया उन्होंने मेरे साथ। मुझे वापस इस घर में लेकर आए तो यहाँ तो मुझे नौकर बनना ही था
क्योंकि कोई हमारी शादी के बारे में जानता ही नहीं था। मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा था। पहले वो हमेशा मेरे आगे पीछे ही घूमते थे और अब वो मुझे नजरें उठाकर देखते भी नहीं थे। जब मैंने इस बात की शिकायत उनसे की तो उन्होंने मुझे शांत रहने के लिए कहा। पर मैं क्यों शांत रहती? पति थे वो मेरे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जब मैंने उनकी बातों को नहीं माना तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। अब उन्होंने तो किसी को बताया ही नहीं था कि उनकी शादी हुई है और मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई थी। अपना सब कुछ तो दे दिया था मैंने उन्हें। ये छुपी हुई शादी मुझे बोझ लग रही थी। अब मुझे पता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ ही समय में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। अब जब जमाने वालों को ये पता चला कि उनकी नजरों में तो मैं गलत ही थी ना, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ। मगर अपने बच्चे के लिए मैंने जैसे तैसे इस घर में नौकरानी बनकर गुजारे। बच्चे को जैसे ही जन्म दिया, कुछ परेशानी के कारण वो बच ना सका और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मेरे दिल में जैसे एक बदले की आग आ गई थी। साहब की बीवी की मौत हो चुकी थी, वो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन अपने पीछे एक निशानी छोड़ गई थी जो था सोहन। मैं जब भी सोहन को देखती हूँ तो मुझे उसमें साहब की झलक नजर आती है। मैं नहीं चाहती कि वो भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह औरतों की इज्जत से खेले, इसलिए मैं उसको भी औरत ही बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बेहद डरपोक बन जाए, उसमें कभी इतनी हिम्मत हो ही ना कि वो किसी की इज्जत से खेल पाए। आप ही बताओ क्या गलत कर रही हूँ मैं यहाँ? इसलिए मैं उसको चूड़ियां, मेकअप, जेवर ये सब ला कर देती हूँ ताकि उसका रवैया एक औरत जैसा ही हो जाए। देखिए, मैंने आपको ये बात बिल्कुल साफ और सही बता दी, लेकिन उसके हाव भाव से और उसकी बातों से मैं ये तो जान चुकी थी कि वो जरूर डिप्रेशन में है। हो भी क्यों ना, उसकी जिंदगी में कितना कुछ गुजर गया था, उसकी उम्र भी कुछ नहीं थी। मैंने बिना अपने पति से बात किए उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया और मैं उसका बहुत ध्यान भी रखती थी। मैं रीमा के पागलपन और उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। रही बात अपने पति की गलती की, तो उस राज को तो मैंने राज ही रहने दिया। अपने मन में ही मैंने उन्हें माफ कर दिया था। कुछ ही दिनों बाद रीमा बिल्कुल ठीक हो गई। एक अच्छे से घर में उसका रिश्ता देखकर मैंने उसकी शादी भी करवा दी। सोहन अब दूसरे बच्चों की तरह ही नॉर्मल लग रहा था। अच्छे से खेलता था, हंसता था, खाता था, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था। सोहन के अंदर इतने बदलाव देखकर मेरे पति भी बहुत खुश थे। मैंने अपने पति के दिल में भी जगह बना ही ली थी। भले ही वो उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन वो मुझे बेहद प्यार करते थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे। हम तीनों एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अब आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।